पॉल्यूशन इन दिनों सुर्खियों में है और विश्व के सामने बड़ी चुनौती है कि ऐसे माहौल में अपने आप को सेहतमंद कैसे रखें। लेकिन भावना, जब हम कहते हैं प्रदूषण तो आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? कि आज बाहर की AQI कितनी है। लेकिन बाहर के साथ साथ बहुत जरूरी है कि घर के अंदर का जो प्रदूषण है उससे भी हम लड़ें। बिल्कुल अमित, नहीं तो हम शिकार हो सकते हैं खांसी के, अस्थमा के और एलर्जी के। और आज इसी विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर रोहित कुमार का। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप है एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर, VMMC, सफदरजंग हॉस्पिटल। और साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर नीरज गुप्ता का। नमस्कार। सीनियर कंसल्टेंट हैं आप, एलर्जी स्पेशलिस्ट एंड पीडियाट्रिशियन, सर गंगाराम अस्पताल से। तो डॉक्टर नीरज, आप ही से शुरू करते हैं। अगर घर के अंदर के पोल्यूशन की बात करें, अब हमने देखा है कि अमूमन घर के सेंटर में किचन होती है, भले चिमनी हो, लेकिन फिर भी क्या लिविंग रूम तक धुआं जा सकता है? अंदर की AQI घातक हो सकती है? स्वामी जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण आपने प्रश्न पूछा है। और हमें ये समझना है कि एक नॉर्मल व्यक्ति, बच्चा या बड़ा, लगभग 75 से 80% समय इंडोर बिताता है। वो इंडोर चाहे अपने घर के अंदर बिताता है, चाहे स्कूल की चारदीवारी में या ऑफिस की चारदीवारी के अंदर बिताता है। और ये इंडोर पोल्यूशन जो है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI जब बाहर से हम नापते हैं तो हम कहते हैं कि 400, 350, 500 ये बहुत अधिक है। लेकिन जब हमारे घरों में खाना बनता है, आपके हमारे घर में खाना बनता है, उस समय के ऊपर स्पेशली जो घी और पराठे की जो चीज़ें बनती हैं, तो उस समय के ऊपर जो धुआं है, उस समय पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 800, 1000 भी चला जाता है। अगर आप देखेंगे तो वो जो दिखने के अंदर जो धुआं है वो सादा सीधा फेफड़ों में जाता है। तो एग्जॉस्ट फैन से बात बन जाती है? तो एग्जॉस्ट फैन से भी बात नहीं बनती, क्योंकि आजकल का जो घरों का जो सेटअप है वो ओपन मॉड्यूलर किचन है। और ये ओपन मॉड्यूलर किचन डायरेक्टली ओपन होते हैं लिविंग रूम्स के अंदर। वहां पे लिविंग रूम्स के अंदर हम बैठे हैं, आप बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, वहीं पे खेल रहे हैं। और जो व्यक्ति खाना पका रहा है उसकी सेहत और जो उसके संपर्क में आ रहा है उसकी सेहत, ये डायरेक्टली प्रभावित होती है। इंडोर पोल्यूशन के अंदर जो खाना पकाने का जो पोल्यूशन है ये बहुत बहुत अहम रोल अदा करता है। जी, तो यानी कि पॉल्यूशन से बचाव बाहर ही नहीं, घर में भी ज़रूरी है। तो डॉक्टर रोहित, घर में हम आमतौर पे क्या क्या ऐसे टिप्स ऐसे अपना सकते हैं चीज़ें की, ताकि वो पॉल्यूशन जो है ना हो ज़्यादा और हमें नुकसान ना पहुंचे? घर का पोल्यूशन जो बात कर रहे थे, इज मोस्टली बिकॉज घर के अंदर जो कुकिंग एक्टिविटीज़ है, तो अगर हम एक्टिविटीज़ के एरिया में अच्छा वेंटिलेशन कर दें तो बहुत फ़ायदा पड़ता है। वी हैड डन अ स्टडी जहाँ पे हमने गाँव में जहाँ पे चूल्हा में कुकिंग होती है वो देखा था। एंड सुबह अगर 8 बजे भी कुकिंग होके ख़त्म हो गई, शाम के 5 बजे तक वहाँ पे पोल्यूशन थे, पोल्यूटेंट PM 2.5 वी वर एबल टू डिटेक्ट बहुत हाई लेवल्स पे। नाउ मेरी ये सुझाव है कि वी कैन गो फॉर क्लीनर फ्यूल्स। ठीक है, एक तो चूल्हा जो लकड़ी वाला, जो गोबर के उपलों के चूल्हे होते हैं, उनको फेज आउट करके वी गो फॉर क्लीनर फ्यूल्स। दूसरा है कि जहाँ पे भी कुकिंग हो रही है वहाँ पे वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। एंड तीसरी चीज़ होती है कि मतलब हम अपनी एयर क्वालिटी, लाइक अभी दिल्ली का एग्जांपल ही बोल रहा हूँ, हम लोग अगर पॉसिबल हो तो अपना बाहर से जो पोल्यूटेंट्स हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब गैस एक्सचेंज होगा बाहर से भी पोल्यूटेंट्स अंदर आएंगे, उनको रोक लें। थोड़ा एयर प्योरीफायर यूज़ करके थोड़ी मात्रा में तो उसको थोड़ा क्लीन कर सकते हैं। बाकी अनदर थिंग दैट शुड बी देयर इज, हमें पता होना चाहिए क्या हमारी एयर क्वालिटी है। तो उसके लिए भी वी हैव नाउ टूल्स जिससे हम अपने घर का भी एयर क्वालिटी चेक कर सकते हैं। फाइन। तो चलिए, अगर आप भी आज एस्थमा पर, एलर्जी पर डॉक्टर रोहित से, डॉक्टर नीरज से कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का STD कोड, और नंबर है 23097532। 011 is our code and number is 23097532। जब हम घर कंस्ट्रक्ट करते हैं तब हम थोड़ा पहले से ही हेल्थ को फैक्टर इन करके किचन ऐसे बनाएं कि चिमनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन नेचुरल वेंटिलेशन हो जाए तो बेहतर रहेगा। लेकिन घर में जो कारपेट्स हैं, कर्टन्स हैं, जो और ऐसी चीज़ें हैं, मैट्रेसेस हैं, इनका भी असर पड़ता है एस्थमा और एलर्जी का? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो जो इंडोर पॉल्यूटेंट में जो किचन है या किचन का जो स्मोक है वो एक पार्ट अदा करता है, बट बहुत सारी और चीज़ें हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती, धूप बत्ती, ये माना जाता है, हम लोग बहुत रिलीजियस हैं, बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, हमारे पेरेंट्स बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। एक अगरबत्ती जब जलाई जाती है तो लगभग 75 सिगरेट के बराबर PM 2.5 पार्टिकल रिलीज करती है।
एक धूप बत्ती लगभग 130 सिगरेट के बराबर PM 2.5 पार्टिकल रिलीज करती है। धूपबत्ती अगरबत्ती से भी? जी, तो हम पेशेंट से पूछते हैं, अटेंडेंट से पूछते हैं कि आप कोई घर में स्मोक करता है? कोई नहीं करता, लेकिन वहाँ पे डेली बेसिस पे अगरबत्ती धूपबत्ती का इस्तेमाल होता है। तो दिया जला लें डॉक्टर साहब फिर? तो दिया सबसे अच्छी चीज है। उसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है इंडोर पोल्यूटेंट का, उसको हम बोलते हैं डस्ट माइट। डस्ट माइट क्या है कि डस्ट माइट एक बहुत छोटा कीटाणु है, माइट है, जो हमारे मैट्रेसेस में मिलता है, गद्दों में मिलता है, तकिए में मिलता है। इसको ह्यूमिडिटी और हीट, ये दो चीजें चाहिए होती हैं, दिखाई नहीं देता। और ये डस्ट माइट जो है ये सबसे कॉमन सोर्स है, 80% कारण है इंडोर एलर्जीज का, इंडोर एस्थमा का जो प्रॉब्लम करता है। एक हमारे रेगुलर व्यूअर हैं भोपाल से, डॉक्टर प्रदीप साहू, वो इस समय अभी फोन लाइन पे हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये बताइए, क्या है कि एक सिटी है बहुत हाईली पॉल्यूटेड है, क्या जिसका AQI है वो बहुत ज्यादा है, और एक सिटी है जिसका AQI नॉर्मल है या थोड़ा सा ज्यादा है, नॉर्मल है। तो इन दोनों सिटीज में जो एलर्जीज है उसमें उसकी इंटेंसिटी और कुछ डिफरेंट टाइप की एलर्जीज देखने में कुछ मिलता है क्या? यदि कुछ ऐसा मिलता तो बताइए। जी डॉक्टर रोहित। इसमें ये होता है, जैसे इनका सवाल है, अगर आपके पास पोल्यूटेंट एक्सपोजर ज़्यादा होगा, ये पोल्यूटेंट एक्सपोजर्स जो होते हैं वो ट्रिगर की तरह काम करते हैं। वो एलर्जी कई तरीके की हो सकती है, आँख की एलर्जी, नाक की एलर्जी, गले की एलर्जी, सांस की नली की एलर्जी। जहाँ पे भी वो पोल्यूटेंट जाएगा, जो छोटे छोटे कण होते हैं, वो जाके वहाँ पे ट्रिगर का काम करेंगे, वहाँ पे एक सूजन करवाएंगे। उस सूजन से आँख से पानी आएगा, नाक से पानी आएगा, छींकें आएंगी, गले में खराश होगी, और जब सांस की नली की बात आती है तो वो सांस की नली को चोक कर देता है, जिसकी वजह से सांस, हवा को अंदर और बाहर जाने में दिक्कत आती है, और एक ऐसे करके वीजिंग साउंड आते हैं। सो जहाँ पे भी पोल्यूटेंट ज़्यादा होंगे, जो एस्थमा एलर्जी के पेशेंट्स होंगे, उनको सिम्टम्स भी ज़्यादा होगा, उनका सिम्टम और हम ज़्यादा चाहते होगा। हैं विजुअल्स के माध्यम समझें, क्योंकि डॉक्टर नीरज आप ये मॉडल लाए हैं, थोड़ा समझाइए इसमें कैसे समझें हम इस जी मॉडल जी को? जी तो अमित जी, हमें ये समझना है कि जब भी कभी हम सांस लेते हैं तो जो हवा है वो नाक के माध्यम से सांस की नली में जाती है। ये हमारी सांस की नली कुछ इस तरीके से है। अगर हम देखें तो ये सांस की नली जो है वो स्पष्ट है, नीले रंग की है, इसमें आर पार हवा जो है आ जा सकती है। लेकिन जिस भी व्यक्ति को एलर्जी या एस्थमा की शिकायत है, ऐसी स्थिति में ये सांस की नली में ये सूजन आ जाती है। अगर आप ये लाल वाली नली देखें तो ये लाल वाली नली जो है ये बताती है कि किस तरीके से सूजन आ रही है, और ये लाल वाली नली के अंदर वो हवा नहीं जा पाती जो कि नीली नली में जाती है। लेकिन उसके बाद जब पॉल्यूशन होता है तो पॉल्यूशन के समय के ऊपर यही जो पॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, ये इस लाल नली के ऊपर आके चिपक जाते हैं, और अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अंदर जो है बलगम आ जाता है, मरीज को लक्षण आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो पॉल्यूशन है वो डायरेक्टली प्रभावित नहीं करता, लेकिन जो ऑलरेडी सूजा हुआ है एलर्जी की वजह से, उसके माध्यम पे उसको कहीं ज्यादा प्रभावित करता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल छोटा सा सरल दूंगा। हम घर में खाना बनाते हैं, और खाना बनाते समय अगर हमारे हाथ की उंगली ठीक है, हम नमक मिर्च हाथ से डाल सकते हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हाथ में छोटा कट लगा है और वहां से अब आप नमक को हाथ लगाइए तो वही नमक जलाएगा। नमक नहीं जला रहा, क्योंकि कट लगा है तो जल रहा है। जी इस समय पिंक सिटी जयपुर चलते हैं, जहां से कुमार जैन जी हैं फोन लाइन पर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्राइडे एंकर और दोनों डॉक्टर। गुड Thank you. मॉर्निंग। मॉर्निंग। क्या मेरा सवाल है ये आपका? है, आजकल जो मार्केट में एयर प्यूरिफायर चल रहे हैं वो कितना सक्सेसफुल है? ओके ओके, डॉक्टर रोहित। सो एयर प्योरीफायर जो होता है ना, वो एक, उसमें एक फिल्टर्स लगे हुए होते हैं, कई अनेक प्रकार के फिल्टर्स होते हैं। वो एयर से वो पार्टिकुलेट मैटर और कुछ चीज़ें हटा सकते हैं, बट जो गैसेस है शायद उसको ना हटा पाए। अच्छा। सो ये मत सोचिए कि अगर आपने एयर प्योरीफायर ऑन कर दिया तो सब ठीक हो जाएगा। दूसरी, उसकी भी एक क्षमता होती है, मतलब एक फिल्टर की एक लाइफ है, इतना वो फिल्टर कर लेगा, उसके बाद वो फिल्टर नहीं कर पाएगा। अच्छा। तो एयर प्योरीफायर को मेंटेन करके उसको चलाना एक बहुत तरीके से और ये चलाना कॉस्टली होता है। भी है। कॉस्टली तो बहुत है, आई मीन बहुत महंगा रहता है। अगर आप उसका एक टाइम कॉस्ट तो उसका खरीदने का हो गया, फिल्टर चेंज का कॉस्ट भी आपको फैक्टर इन करना पड़ता है। एंड दी अदर थिंग इज, उसका चलाने में बिजली का खर्चा आएगा। एंड आपको हो सकता है अगर आपका बहुत बड़ा रूम हो, आपको बड़े वाले लेने पड़े या मल्टीपल लेने पड़े। एंड ऐसा नहीं है कि उसको ऑन किया हवा साफ, ऑन किया आधे घंटे तक तो उसको भी टाइम लगेगा ना हवा साफ करने में, फिल्टर तो करने में। आजकल मार्केट में एक और नए तरीके की इनोवेशन हुई है, एक ऐसे फिल्टर्स आ रहे हैं कि आप उसको गले में लटका सकते हैं, इतने छोटे साइज के रहते हैं, वो इफेक्टिव होंगे? अगेन एक फिल्टर की एक कैपेसिटी है, वो जो आप बात कर रहे हैं वो लटकाते हैं और उसको मास्क के यूज तरह पहनते हैं कि वो जो भी हवा, मतलब मुंह पे या नाक पे जो हवा आएगी वो फिल्टर्ड आएगी। वो एक छोटे वॉल्यूम को फिल्टर कर सकता है, लेकिन फॉर सम टाइम ओनली। जी बिल्कुल। डॉक्टर नीरज, राजस्थान चलते हैं, अगले कॉलर फोन लाइन पर। हेलो। जब भी मौसम चेंज होता है तो काफी ज्यादा छींकें आती है, हाँ जी।
तो सिट्रिजिन की टेबलेट लेनी पड़ती है, तो क्या प्रिकॉशन या क्या ट्रीटमेंट लेना? डॉक्टर साहब, सो ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। दो तरीके के एलर्जेंस होते हैं, एलर्जी के कारण होते हैं, एक होते हैं सीजनल, एक होते हैं पेरिनियल। जैसे आपने बताया मौसम जब बदलता है तो उसको हम सीजनल एलर्जन बोलते हैं। ज्यादातर सीजनल एलर्जन जो है वो पेड़ पौधों के पराग कणों से, जिनको हम पॉलन्स बोलते हैं, उनकी वजह से होते हैं। तो ये जो पॉलन्स होते हैं, ये जिस मौसम के अंदर जिस पेड़ पौधे का पराग कण अधिक फूल खिलते हैं उस समय के ऊपर जो पॉलन मात्रा ज्यादा आती है, तो वो पॉलन जब हवा के संपर्क में आएंगे और वो इंसान जब इनहेल करेगा तो उसकी वजह से उनको लक्षण आएंगे। तो सबसे पहले कुछ जानकार डॉक्टर से एलर्जी टेस्टिंग करा के ये पता करना है कि कौन से परागकण, कौन से पॉलन हमें तकलीफ कर रहे हैं। अगर हमें पता है कि वो परागकण हमें तकलीफ कर रहे हैं तो फिर उस स्पेशल मौसम के समय में जब बाहर निकलते हैं तब कुछ फिल्टर्स जैसे कि मास्क यूज कर सकते हैं और उसी के साथ में कुछ स्पेशल दवाइयां जिसको तो ये व्यक्ति खुद पता लगाएगा कि मुझे किस पॉलन से एलर्जी है, खुद पता लग जाएगा उसको? नहीं, जो व्यक्ति है वो अपने लक्षणों को लेके एक एलर्जी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। एलर्जी स्पेशलिस्ट उनसे कुछ सवाल पूछेंगे, उनके सवालों के आधार पर डिसाइड करेंगे क्या टेस्टिंग करना है, कौन से एलर्जी का टेस्ट करना है। इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा, कभी बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत मरीज अपने एलर्जी के टेस्ट खुद करा के आ जाते हैं और वो जो खुद कराना है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार एक कागज के ऊपर 60, 70, 80 टेस्ट में से बहुत सारे पॉजिटिव होते हैं और उनकी मरीज के लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। तो जॉनका डॉक्टर से बात करके उसके बाद ही जो वो लिखे तो एलर्जी टेस्ट कराना, नहीं तो नहीं। एमपी से एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अरविंद जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मैडम, मेरा डॉक्टर नीरज सर से ये प्रश्न है कि मेरे घर में मेरी धर्मपत्नी है, उनको क्या है कि सीजनल जो एलर्जी रहती है उसकी सर दूसरी प्रकार की एलर्जी अभी देखने में मिली है कि कंटिन्यू 6 माह से उनको छींकें आ रही हैं, जबकि सारे जो प्रिकॉशंस रहती हैं जो वो हम कर रहे हैं और होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं महीने, और उन टेस्ट भी करा लिए एलर्जी वाले जो टेस्ट है, फिर भी ठीक नहीं मिल पा रहा है। तो मैम इसलिए हमें क्या क्या सावधानी और बरतनी चाहिए जिससे कि एलर्जी में लाभ मिले? तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि उनके लक्षण किस तरीके के हैं, क्योंकि जो लक्षण हैं जब भी कभी परागकण या जो एलर्जी के जो कारण है नाक के संपर्क में आते हैं तो छींके आना, नाक बहना, नाक बंद होना, खराटा लेना, मुंह खोल के सोना और कभी कभी गले के अंदर बार बार पक जाना, इन्फेक्शन होना, ये सारी चीजें आती हैं। तो हमें सबसे पहले लक्षणों के आधार पर मरीज को मैनेज करना है, उनको कुछ दवाइयाँ देनी है। उसके साथ में जैसे भैया ने बताया कि एलर्जी के टेस्ट कराए हैं, तो उन टेस्ट के अंदर जो चीजें पॉजिटिव आई हैं वो मरीज के साथ में मैच करना है, उनके लक्षणों के साथ मैच करना है। और अगर हम वो कर पाते हैं तो आजकल कुछ स्पेशल तरीके के इलाज अब उपलब्ध हैं जिससे हम जड़ से इन एलर्जीज का निवारण कर सकते हैं, जिसको एलर्जन इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। अभी ये जो एलर्जन इम्यूनोथेरेपी की बात चल ही रही है तो आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे लोगों को अभी, अब चाहे वो पॉल्यूशन का असर हो या किसी और चीज का, बार बार उनको जुकाम और गला खराब, खराश, इस तरीके की दिक्कत आ रही है। ठीक होता है फिर हो जाता है, ठीक होता है फिर होता है, और बहुत फ्रीक्वेंटली। तो ऐसे में ये थेरेपी लेना कितना कारगर साबित हो सकता है और इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? जैसे डॉक्टर नीरज ने आपको बताया, पहली चीज़ तो बार बार जुकाम के कई कारण हो सकते हैं, बार बार रिकरेंट वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, रिकरेंट कुछ एलर्जी हो रही है। अगर हमें पक्का पता चल जाए कि एलर्जी है और हमें किस एलर्जन से वो एलर्जी हो रही है, ये अगर हमें कंफर्म हो तो ये एलर्जन इम्यूनोथेरेपी को यूज़ किया जाता है, जिसमें हम बहुत छोटे छोटे डोजेज में उसको देते हैं। तो बॉडी क्या होती है, वो उसको एडजस्ट करना शुरू करती है। क्या दिया जाता है डॉक्टर साहब? एलर्जन, वही एलर्जन, लेकिन एक बहुत ही कंट्रोल्ड डोज में, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में देते हैं। पर वो तो एलर्जी पैदा करेगा? नहीं, यही बात है। अगर आप बहुत कम क्वांटिटी में देते हैं तो वो दिक्कत नहीं करता, बॉडी की इम्यूनिटी को उसको एडजस्ट करने में और उसको समझने में हेल्प करता है। एक सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, लेकिन अगर वो एलर्जी को समझ जाए कि ये नुकसानदेह नहीं है, वो उसके अगेंस्ट रिएक्शंस नहीं करेगा। तो हल्के हल्के हम इनको डोजेस को बढ़ाते हैं और फिर ये होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि आज इंजेक्शन लगाया कल ठीक हो जाएंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो एलर्जन अब आपको नुकसान नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश चलते हैं जहाँ से ए के भाटिया जी हैं फोन लाइन पर। हेलो। बेटी हमारी 21 ईयर्स की है, उसको जैसे वेदर चेंज होता है जुकाम हो जाता है और सांस फूलने लगती है। जी डॉक्टर रोहित, ये जो हम कह रहे थे एलर्जी टेस्टिंग, ये क्या ब्लड टेस्ट है, कैसे पता लगता है? ये मल्टीपल तरीके होते हैं, स्किन प्रिक टेस्टिंग भी हो सकती है एंड ब्लड टेस्ट से भी किया जाता है। ये एक स्पेशलिस्ट को ही डिसाइड करना है कि किस तरीके का टेस्ट है। हर टेस्ट के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, कितना ईजी है, कितना महंगा है, और उसकी रिपोर्ट को भी ऐसा नहीं है जैसे डॉक्टर नीरज ने कहा, ये नहीं कि एक रिपोर्ट आ गई और मैंने कहा अरे ये एलर्जन है। आई हैव सीन केसेस जब सरप्राइजिंगली एक आया मैंगो से एलर्जन। अच्छा। तो मैंने पूछा मैंगो खाते हुए कभी दिक्कत हुई? नहीं। सो इट मे बी जस्ट एन इनोसेंट बायस्टैंडर एंटीबॉडी जो हमने पिक कर लिया है। सो कभी कभी ना मतलब उसको इंटरप्रेट करना एक साइंस है, एक आर्ट है, एंड वो आपको एक डॉक्टर से मिलकर यही तो साइंस का चमत्कार भी है। लेकिन हमने एयर प्योरीफायर की बात की थी डॉक्टर नीरज, एक और
वर्ड आता है डी ह्यूमिडिफायर। जी, जी। तो ये क्या है भला? तो ये एक बहुत बहुत अहम प्रश्न आपने पूछ लिया है। मैंने आपको बताया कि घर के अंदर इनडोर एलर्जन सबसे कॉमन है डस्ट माइट। ये एक तरीके का कीड़ा है। ये जो कीड़ा है इसको पनपने के लिए दो चीजें चाहिए, एक चाहिए ह्यूमिडिटी, एक चाहिए हीट। तो ह्यूमिडिटी हिंदुस्तान के अंदर बहुत है, भारत के अंदर बहुत है। तो इस डस्ट माइट को ग्रो करने के लिए 50%, 55% से अधिक अगर ह्यूमिडिटी है तो ये डस्ट माइट खुश है। अच्छा। और उसकी वजह से ये डस्ट माइट एलर्जी के मुख्य कारण करता है। तो हमें उसकी वजह 50% से कम ह्यूमिडिटी तो रखनी हमें है। कोशिश करना है कि डी ह्यूमिडिफायर का यूज करते हुए ह्यूमिडिटी लेवल को 35 से 50 के बीच में रखना है। अगर 35 से कम होगी तो हवा बहुत ड्राई हो जाएगी, फिर हमें सांस लेने में तकलीफ होगी। तो कुछ हमें वेटनेस चाहिए हवा के अंदर। हमें 35 से नीचे में दिक्कत है। 35 से नीचे में दिक्कत है, 50 से ऊपर दिक्कत है। तो 35 से 50 जो है वो राइट टाइम है, राइट थिंग है। लेकिन डी-ह्यूमिडिफायर हर चीज का आंसर नहीं है। कुछ क्लाइमेट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कि एक्सट्रीमली ड्राई क्लाइमेट है, तो वहां पे हो सकता है कि आपको ह्यूमिडिफिकेशन की जरूरत पड़े। कुछ क्लाइमेट्स ऐसे हैं जैसे कोस्टल एरियाज हैं, आप समुद्र के पास चले जाते हैं, वहां पे ह्यूमिडिटी 90-95% है, तो वहां पे आपको डी-ह्यूमिडिफायर चाहिए। तो डी-ह्यूमिडिफायर हर एक के लिए आंसर नहीं है। आंसर ये है कि आपको ह्यूमिडिटी लेवल 35 से 50 के बीच में रखना है। तो अगर घर में छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, तो ये इस तरीके के इक्विपमेंट्स यूज करना फायदेमंद साबित होगा? उनको कोई नुकसान तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है उसके अंदर। जैसे डॉक्टर रोहित ने बोला कि ये जो इक्विपमेंट्स है, चाहे एयर प्योरीफायर है, डी-ह्यूमिडिफायर्स हैं या वैक्यूम क्लीनर्स हैं, ये हैपा फिल्टर बेस पे काम करते हैं। इनके अंदर फिल्टर्स होते हैं, जिन फिल्टर्स के अंदर पोर साइज होते हैं, और ये पोर साइज के बेसिस पे ये अपना काम करते हैं। जो पार्टिकल्स उन पोर साइज के अंदर अटक जाते हैं उनको फिल्टर कर देते हैं, जो उसमें से क्लियर कर जाते हैं तो उनको फिल्टर नहीं कर पाते। अस्थमा की बात करना चाहेंगे डॉक्टर रोहित। तो ये जो दमे की बीमारी है, क्या इन दिनों जब पोल्यूशन बढ़ता है, AQI 300, 350, क्या अस्थमा के केसेस और आते हैं फिर? सो मैं उसको ये नहीं कहूँगा अस्थमा के केसेस, बट जो अस्थमा के कंट्रोल्ड पेशेंट्स थे जो अपने इनहेलर्स रेगुलरली ले रहे थे, उनको दिक्कतें आने लगती हैं। तो हम उसको एक तरीके से बोलते हैं एग्जैस्परेशन ऑफ एन अस्थमा। आप ऐसे बोल लीजिए जैसे हार्ट अटैक होता है, वैसे ही लंग का अटैक हो गया, सांस की नली सिकुड़ गई, हवा जाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये पेशेंट्स बिल्कुल ठीक चल रहे थे, बिल्कुल अपने इनहेलर्स ले रहे थे, दे वर ऑलरेडी डायग्नोज्ड अस्थमा, उनको दिक्कत आती है। बट जब आप कहो ना वैल्यूज 400-500 हो गई, तो हमें भी दिक्कतें आने लगती हैं। लाइक आपने भी शायद फील किया होगा, आप बाहर जाते हो, आंखों से पानी आने लगता है, थ्रोट में एक इरिटेशन होती है। When you have values of such high, you know, जब रेड लेवल हो गया, तो एस्थमा पेशेंट्स छोड़िए, सब पेशेंट्स के लिए ही वो सभी पेशेंट्स बन जाते हैं हम। ठीक है, जब कुछ वैल्यूज कम होती हैं जैसे 200, 300, अराउंड दैट रेस्पिरेटरी पेशेंट्स, मैं सिर्फ एस्थमा नहीं बोलूँगा, COPD, ब्रोंकिएक्टासिस, सब पेशेंट्स की सांस की नली में सूजन आती है, उनको दिक्कत आती है। जी, गुजरात से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार मदन लाल जी, अपना सवाल पूछिए। पेड़ पौधे जो है हमारे, जो वो इसमें कुछ फायदा करते हैं कि नहीं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने डॉक्टर साहब। इंडोर प्लांट्स कौन कौन से रखें जिससे कि अच्छी एयर क्वालिटी हो जाए घर में? जी, इससे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो पेड़ पौधे जितने भी हैं वो कुछ परागकण, जिनको पॉलन कहते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जब ये परागकण पॉलन जो होते हैं, अगर पॉल्यूशन उसके साथ मिक्स हो जाता है तो ये एक डेंजरस माहौल बन जाता है। जैसे आपने पोर्टमैंटू वर्ड यूज किया, तो मैं बोलूंगा कि पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट जब ये कंबाइन करते हैं तो ये एक बहुत डेंजरस मिक्सचर है। और इसी वजह से अगर आपने देखा होगा शहरों में, अर्बन एरियाज के अंदर वही सेम पेड़, वही सेम पॉलन कहीं अधिक प्रॉब्लम करेंगे, जबकि वही सेम पेड़, वही सेम पॉलन रूरल एरिया में कम प्रॉब्लम करेंगे जहां पे पॉल्यूशन कम है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया इंडोर के अंदर बहुत तरीके का पॉल्यूशन पाया जाता है, तो इंडोर प्लांट्स के लिए हमें बहुत सेलेक्टिव रहना पड़ेगा। तो इंडोर प्लांट्स जो हैं, कुछ तरीके के प्लांट्स हैं जो एयर प्योरीफायर के तौर पे काम करते हैं, जैसे स्पाइडर प्लांट एक प्लांट का नाम है, स्नेक प्लांट एक प्लांट का नाम है। स्नेक प्लांट का दूसरा नाम कहा जाता है कॉमन भाषा में मदर इन लॉ टंग। सो दिस इज अ वेरी फेमस दिस थिंग। देन पीस लिली, इवन बैम्बू पाम। सो बैम्बू पाम इज अ गुड प्लांट। इसी तरीके से एलोवेरा। सो ये 4-5 प्लांट्स हैं जो बड़े अच्छे प्लांट्स कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि पोर्टमैंटो की बात की, टेल मी, स्मॉग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू वर्ड्स? स्मोक प्लस फॉग। तो डॉक्टर साहब, जैसे मान लो लंदन स्मॉग की बात हुई थी 50 के दशक में, विश्व की क्या अच्छी प्रैक्टिसेस हैं ताकि हम क्लीन एयर अच्छे से ब्रीथ कर सकें? आपने लंदन स्मॉग बोला, दैट हैपेंड इन 1952, एंड उस वक्त भी बहुत डेथ्स हुई थी। ऐसा ही हाल हुआ था कुछ दिनों के लिए, बहुत एयर मूवमेंट कम हो गया था, सारा स्मॉग कलेक्ट कर गया था। उसके बाद दे केम अप विद अ क्लीन एयर एक्ट। यू नो, उस वक्त यूके वाज गोइंग थ्रू एन इंडस्ट्रियलाइज्ड फेज, एंड उसके बहुत कोल यूज़ होता था, उन्होंने उसको फेज आउट कर दिया। यू हैव अ लॉट ऑफ गुड एग्जांपल्स जो हम वर्ल्ड ओवर देखते हैं, जहाँ पे यू नो पोल्यूशन था और उसको बाद में उसको कंट्रोल कर लिया गया। और इसमें हम सबकी भागीदारी जरूरी है। बहुत कॉल आ रहे हैं हिमाचल से। वो हाँ, हिमाचल से चलते एक कॉल लेते हैं। हेलो। हर बार जो है ना जी, मेरी वाइफ को सीजनली ये हो जाता है, जुकाम, खांसी, जैसे सीजन ये चीज होता है ना,
तो इनको हर बार होता है जी। इसके लिए मैं दोनों डॉक्टर जो है इनसे वो पूछना चाहता हूँ कि क्या इनका मेडिसिन करें, हमें हर बार करना पड़ता है, कोई आयुर्वेद में बताएं या कुछ बताएं हमारे को। जी, शुक्रिया आपके सवाल के लिए। चलते डॉक्टर साहब क्या टिप्स देंगे, क्योंकि एक आम समस्या है। सर इन्होंने जो बोला इसमें एक बार मुझे पेशेंट को असेस करना पड़ेगा कि बार बार रिपीटेड वायरल इन्फेक्शंस हैं या कोल्ड एयर की वजह से, कोल्ड एयर भी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करा सकता है, या ये एलर्जी, सीजनल एलर्जी बिकॉज ऑफ अ पोलन या एंटीजन हो रहा है। एक बार वो पता चल जाए फिर बहुत ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। मैं यही बोलना चाहूँगा कि ऐसा कोई नहीं है कि हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हर चीज़ का ट्रीटमेंट है। एक बारी बीमारी हमें पता चलनी चाहिए। इसमें दवाइयाँ हैं, इनहेलर्स हैं, नेजल स्प्रेज हैं, और स्किन की एलर्जी है, क्रीम्स है, वी हैव अ लॉट टू ऑफर। ओके जी, चलते डॉक्टर साहब कुछ टिप्स। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जो एयर पोल्यूशन है, जो पोल्यूशन है, वो एक हेल्थ केयर इमरजेंसी है, और हमें समझना पड़ेगा कि हम सब लोग जो है उस इमरजेंसी के साथ डील कर रहे हैं, और हम सब की ये ड्यूटी है कि मिल के कलेक्टिवली कंबाइन करके उस हेल्थ इमरजेंसी को डील करें। इंडोर पोल्यूशन को कभी नज़रअंदाज ना करें। इंडोर के अंदर जो आपके किचन का धुआं है, धूप बत्ती, अगरबत्ती, कछुआ छाप, और जो बाकी जो आपके जो परफ्यूम्स हैं, परफ्यूम इज़ ए वेरी कॉमन सोर्स जो आपको प्रॉब्लम करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बहुत 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 प्रभावित करती हैं। डस्ट माइट, सनलाइट, वेंटिलेशन, ये बहुत ज़रूरी है, जो हमें चाहिए, जो होने चाहिए। तो ये सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। एक आखिरी चीज़ कहना चाहूँगा कि एक नॉर्मल व्यक्ति जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको एलर्जी नहीं है, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से अधिक है तो उसको भी मास्क रिकमेंडेड है। अगर एक व्यक्ति जिसको एलर्जी है, एस्थमा है, तो 150 से अधिक, 150 से अधिक है तो उसको भी मास्क रिकमेंडेड है। तो अच्छी क्वालिटी का मास्क जब भी आउटडोर जाएं तो उस समय पे इस्तेमाल करें। Right. So I think we all have to agree that to combat asthma, allergy and such consequences of air pollution, we agree that air pollution, as Dr. Saab said, is a healthcare emergency, and to find solutions we all have to collectively contribute. आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए डॉक्टर नीरज आपका, डॉक्टर रोहित आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू so much.